नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है न्यायपालिका के कार्य। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो न्यायपालिका का पहला कार्य है विवादों का निर्णय करना। विवादों का निर्णय करना, इसके अंतर्गत किसी भी न्यायालय का सर्वप्रथम कार्य विवादों का निर्णय करना होता है। जब कोई व्यक्ति राज्य के कानून का उल्लंघन करता है तो गिरफ्तार किए जाने के बाद वह न्यायालय के समक्ष लाया जाता है। न्यायाधीश उसके बयान, गवाहों के बयान तथा पुलिस इत्यादि की रिपोर्ट के ध्यान में रखकर यह निर्णय करते हैं कि वह अपराधी है या नहीं। अपराधी घोषित होने पर उसे दंड दिया जाता है। दीवानी के मामलों में जिनका संबंध संपत्ति या धन से होता है, न्यायालय या तो दावों को स्वीकार कर लेते हैं या नामंजूर कर देते हैं। न्यायपालिका के कार्य के अंतर्गत इसका जो दूसरा कार्य है कानून की व्याख्या करना। कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका के महत्वपूर्ण कार्यों में है। कुछ कानूनों की भाषा और भाव स्पष्ट नहीं होते। निर्णय के लिए प्रस्तुत अभियोगों में अंतर्निहित कानून की जटिलता को स्पष्ट कर यह उसकी विधिवत व्याख्या करती है। इन कानूनी व्याख्याओं से कभी कभी कानून के अर्थ और प्रयोग में वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि न्यायपालिका द्वारा दिया गया निर्णय परवर्ती अभियोगों में नज़ीर का काम करता है। इस प्रकार इन निर्णयों का स्थान कानून के समकक्ष होता है। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो इसका अगला कार्य है संविधान की रक्षा करना। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य संविधान की रक्षा करना होता है। यदि व्यवस्थापिका किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो संविधान के विरुद्ध है तो न्यायपालिका उसे या उस कानून को अवैध घोषित कर देती है। वह कार्यपालिका को भी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देती। इस विषय में डॉक्टर लॉर्ड राइस ने कहा है कि जब कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका की शक्तियों की अथवा संघात्मक राज्य में केंद्रीय शासन व राज्यों के शासन की शक्तियों की सीमा का प्रश्न उठे तब आधारभूत तथा सर्वोच्च कानून होने के नाते संविधान के सही अर्थ का निर्णय न्यायालय द्वारा होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय इस बात का उचित और अधिकृत व्याख्याकार होता है कि आधारभूत लेख पत्र का निर्माण करते समय जनता का मंतव्य क्या था। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है परामर्श देना। कतिपय देशों में न्यायपालिका विधानमंडल और कार्यपालिका को कानूनी संबंधी मामलों में परामर्श देने का कार्य करती है। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो इसका अगला कार्य है घोषणात्मक निर्णय देने का अधिकार। कभी कभी न्यायपालिका घोषणात्मक निर्णय भी दे देती है। जब कभी दोनों पक्षों द्वारा किसी विषय पर
न्यायपालिका का मत मांगा जाता है तो न्यायाधीश यह घोषणा करते हैं कि कानून के अनुसार क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। ऐसे घोषणात्मक निर्णयों का बड़ा महत्व होता है क्योंकि इनके द्वारा न्यायालय में मुकदमा पेश किए बिना ही झगड़ों का निर्णय हो जाता है या हो सकता है। ऐसी घोषणाओं का इंग्लैंड तथा कुछ अन्य देशों में प्रचलन है। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, प्रबंध संबंधी कार्य। न्यायपालिका को कतिपय प्रबंध संबंधी अधिकार भी प्राप्त होते हैं। इसे अपने क्षेत्र में न्याय तथा उससे संबंध कार्य में लगे हुए अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार होता है। अपनी कार्य प्रणाली भी यही निश्चित करती है। कार्यपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। लोकतांत्रिक राज्यों में नागरिकों को कतिपय मूल अधिकार प्राप्त होते रहते हैं। ये अधिकार कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के हस्तक्षेप से मुक्त रखे जाते हैं। जब कभी इन अधिकारों का उपयोग में कोई बाधा पैदा करता है तो न्यायपालिका उसे ऐसा करने से रोकती है। इस कार्य के लिए न्यायपालिका को विभिन्न प्रकार के आदेश राइट्स निकालने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार के लेखों आदेशों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध अधिकार परीक्षा आदि प्रमुख हैं। इस संबंध में केंट महोदय ने लिखा है कि यदि अधिकारों की रक्षा हेतु कोई स्वतंत्र न्याय विभाग नहीं है तो शासन नष्ट हो जाएगा अथवा शासन के अन्य विभाग इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि नागरिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। न्यायपालिका के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, अन्य कार्य। न्यायपालिका मृत व्यक्तियों की संपत्ति की व्यवस्था करती है, पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य में है, यह विवादग्रस्त मामलों पर किसी पक्ष की प्रार्थना पर रिसीवर या आदाता नियुक्त करती है। तीसरा जो कार्य है, यह नाबालिगों की संपत्ति के लिए संरक्षक नियुक्त करती है। चौथा कार्य है, सार्वजनिक संपत्ति के लिए ट्रस्टी नियुक्त करती है। पांचवा कार्य में सरकारी कर्मचारियों को उन कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है जो उनको सौंपे गए हैं। इस प्रकार जो न्यायपालिका के प्रमुख कार्य हैं उनका अध्ययन किया गया। अगला जो इसी में टॉपिक है, स्वतंत्र न्यायपालिका। वर्तमान प्रजातांत्रिक युग में स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता को अत्यंत महत्व दिया जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका से तात्पर्य है कि व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रहकर नागरिकों के अधिक आर्थिक और सामाजिक जीवन की रक्षा करने में समर्थ हो। न्यायाधीशों के कार्यकाल, वेतन तथा उनके कार्यों की दशाओं में कोई ऐसा नियंत्रण नहीं होना चाहिए जिससे निष्पक्ष न्याय प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़े। यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी और उस पर कार्यपालिका अथवा व्यवस्थापिका का अनावश्यक अंकुश होगा तो यह आशा करना कि नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हो सकेगी मात्र भ्रम ही होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व में डॉक्टर गार्नर ने लिखा है कि यदि न्यायाधीशों की प्रतिभा, सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का वह सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस उद्देश्य की प्राप्ति न हो सकेगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। इस विषय पर अन्य विद्वानों ने लिखा है कि यदि किसी देश में बहुत सुंदर व्यवस्थापिका और कुशल कार्यपालिका है परंतु एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका नहीं है तो उसके संविधान का कोई महत्व नहीं है। अतः
आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, न्यायपालिका के कार्य और स्वतंत्र न्यायपालिका का विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।